गांव के आखिरी छोर पर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी सिलाई की दुकान थी। दुकान क्या, बस एक कोना था जहां एक पुरानी सिलाई मशीन, कुछ बिखरे हुए धागे और एक खामोश लड़का बैठा रहता था, विनोद शर्मा। विनोद की उम्र मुश्किल से 22 साल थी। दिन भर वह दूसरों के फटे कपड़े सिलता, लेकिन रात होते ही एक और काम करता, अपने सपनों को सिलने का। आप सोच रहे होंगे, एक टेलर और सपने। हाँ, क्योंकि जब पूरा गांव सो जाता था तब विनोद एक पुरानी किताब खोलकर पढ़ाई करता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह वहां नहीं, कहीं और खुद को देख रहा हो। गांव वाले अक्सर मजाक उड़ाते, अरे टेलर पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगा, और फिर सब हंस पड़ते। विनोद भी बस हल्का सा मुस्कुरा देता। उसकी माँ गीता देवी चुपचाप उसे देखती रहती। कभी कभी उनकी आंखें भर आती। उन्हें पता था कि उनका बेटा सिर्फ कपड़े नहीं सील रहा, वह अपनी टूटी हुई किस्मत को भी सीने की कोशिश कर रहा है। इसी गांव में रहती थी मोनिका, सुंदर, पढ़ी लिखी और बड़े सपनों वाली लड़की। मोनिका का दिल गांव की सादगी में नहीं, शहर की चमक में बसता था। वह ऐसी जिंदगी चाहती थी जहां लोग उसे सम्मान से देखें, जहां उसका पति कोई बड़ा आदमी हो। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जब मोनिका और विनोद की शादी की बात चली तो गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन लड़का, वह तो बस एक टेलर है। मोनिका के पिता रामदीन के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। उम्र बढ़ रही थी, रिश्ते कम थे और हालात कमजोर। आखिरकार उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शादी सादगी से हुई, ना कोई बैंड, ना बारात की चकाचौंध, बस कुछ लोग, थोड़ी मिठाई और ढेर सारी उम्मीदें। मोनिका ने सोचा शायद शादी के बाद सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ हफ्तों में ही उसे एहसास हो गया कुछ भी नहीं बदला था। सुबह विनोद दुकान पर जाता, शाम को वापस आता। घर में वही तंगी, वही संघर्ष, वही सादा जिंदगी। मोनिका का दम घुटने लगा जब वह दूसरी औरतों को अपने सरकारी नौकरी वाले पतियों के साथ खुश देखती तो उसके अंदर एक सवाल उठता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? विनोद उसकी बेचैनी समझता था। वह अक्सर कहता, बस थोड़ा समय दो, मैं सब बदल दूंगा। लेकिन कभी कभी शब्द हालात से छोटे पड़ जाते हैं। एक दिन गांव में पंचायत बैठी हुई थी। पूरा गांव जमा था, हंसी मजाक का माहौल था। तभी किसी ने विनोद पर तंज कस दिया, क्यों विनोद, आज कितनी कमाई हुई? 2-4 फटे कपड़े और सिल लिए। लोग हंस पड़े। ये हंसी मोनिका के दिल में तीर की तरह लगी। सालों से दबा हुआ दर्द और गुस्सा अचानक बाहर आ गया। उसने सबके सामने विनोद की तरफ देखा और कहा, मैंने सोचा था मुझे एक सफल पति मिलेगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक टेलर मिला है। पूरा गांव खामोश हो गया। विनोद ने कुछ नहीं कहा, ना गुस्सा, ना सफाई। उस रात मोनिका घर छोड़कर चली गई। बिना कुछ कहे घर में सन्नाटा फैल गया। विनोद देर तक वहीं बैठा रहा। मां एक कोने में खामोश थी। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन शब्द उनके पास भी नहीं थे। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, टेलर की बीवी उसे छोड़कर चली गई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सहानुभूति दिखाई। उस दिन विनोद दुकान पर नहीं गया। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। सूरज ढल रहा था और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात विनोद बहुत रोया। अगली सुबह जब गांव जागा, विनोद गायब था। न वह दुकान पर था, न घर पर। बस मेज पर एक छोटा सा कागज रखा था जिस पर लिखा था, माँ मुझे माफ करना, जब तक कुछ बन नहीं जाता जब वापस नहीं आऊंगा। गीता देवी ने कांपते हाथों से वह कागज उठाया और अपने सीने से लगा लिया। शब्द बहुत छोटे थे, लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा था। उन्हें समझ आ गया, आज उनका बेटा घर छोड़कर भागा नहीं है, बल्कि अपनी किस्मत से लड़ने निकला है। एक मां होने के नाते उनके दिल में दर्द भी था और गर्व भी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे चुपचाप दुआ कर रही हो, जाओ बेटा, अब दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। उधर मोनिका अपने मायके में थी। उसे यकीन था कि विनोद जल्द ही उसे मनाने आएगा, शायद रोएगा, माफी मांगेगा, उसे वापस लाने की कोशिश करेगा। लेकिन दिन बीत गए, ना कोई फोन, ना कोई संदेश, ना कोई खबर। धीरे धीरे उसकी बेचैनी गुस्से में बदल गई। क्या उसे फर्क भी नहीं पड़ा? उसने खुद से पूछा। कुछ ही हफ्तों में पंचायत में तलाक की बात उठी। सबकी नजरें मोनिका पर थीं। ये उसका आखिरी फैसला था। उसके पिता रामदीन ने आखिरी बार समझाया, बेटी वो गरीब है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। जिंदगी पैसे से नहीं, इंसानियत से चलती है। मोनिका ने बिना सोचे जवाब दिया, बाबूजी मुझे गरीबी से डर लगता है, मैं पूरी जिंदगी ऐसे नहीं जी सकती। और बस
एक दस्तखत ने सब खत्म कर दिया। रिश्ता कागज पर खत्म हुआ, लेकिन उसके निशान दोनों की जिंदगी में हमेशा के लिए रह गए। उधर विनोद प्रयागराज पहुंच चुका था, एक अनजान शहर जहां हजारों चेहरे थे, लेकिन कोई उसे पहचानने वाला नहीं। पहले ही दिन उसे समझ आ गया, यहाँ सपनों की कीमत पसीने से चुकानी पड़ती है। दिन में वह मजदूरी करता, ईंटें उठाते उठाते हाथों में छाले पड़ जाते, और रात को वह एक सस्ती धर्मशाला के कोने में बैठकर पढ़ाई करता। कभी कभी लोग उससे पूछते, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा इससे? विनोद शांत स्वर में जवाब देता, अब मेरे पास हारने का कोई विकल्प नहीं है। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह उसकी जिद थी। कई रातें ऐसी आईं जब उसे भूखा सोना पड़ा। कई दिन ऐसे भी आए जब मजदूरी नहीं मिली। एक बार तो तेज बुखार में पूरी रात कांपता रहा। जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि दवा खरीद सके। उस रात उसे मोनिका की वह बात याद आई, मुझे तो सिर्फ एक टेलर मिला है। वह वाक्य उसके दिल में आग की तरह जल उठा, लेकिन इस बार वह आग उसे जलाने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए थी। कभी कभी किसी का अपमान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। एक दिन मजदूरी करते हुए वह एक सरकारी दफ्तर के बाहर काम कर रहा था। उसने देखा एक गरीब बुजुर्ग अपने कागज लेकर अधिकारी के सामने खड़ा था। उसके सारे दस्तावेज सही थे, फिर भी अधिकारी उसे डांट रहा था। बुजुर्ग की आंखों में बेबसी थी। वह बार बार कह रहा था, साहब मैंने सब सही किया है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। विनोद यह सब चुपचाप देखता रहा। उस दिन उसके अंदर एक नया विचार पैदा हुआ। उसने खुद से पूछा, अगर सिस्टम गरीबों को दबाता है तो क्यों ना मैं खुद सिस्टम का हिस्सा बन जाऊं। यही वह दिन था जब पहली बार उसने सिविल सेवा परीक्षा के बारे में गंभीरता से सोचा। उसने अपनी किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास उससे भी बुरा, तीसरे प्रयास तक उसके पास पैसे खत्म हो गए। उसे अपनी किताबें तक गिरवी रखनी पड़ी। सोचिए, एक इंसान जिसके पास किताबें ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी हो और उसे वही बेचनी पड़ जाए। लेकिन विनोद नहीं रुका, क्योंकि अब यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह उसकी पहचान की लड़ाई बन चुकी थी। इसी बीच एक खबर ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसकी मां गीता देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। विनोद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर घंटों बैठा रहा। आंखों में आंसू नहीं थे। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि आंसू भी साथ छोड़ देते हैं। वह अपनी मां का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। उस दिन उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मां अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। साल गुजरते गए। संघर्ष ने उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना दिया। और फिर वह दिन आया। 8वें साल का रिजल्ट घोषित हुआ। लाखों नामों के बीच एक नाम चमक रहा था, विनोद शर्मा, वही लड़का जिसे लोग सिर्फ टेलर कहते थे। जब उसे नियुक्ति पत्र मिला तो वह सबसे पहले अपनी मां की तस्वीर के पास गया, कागज को तस्वीर के सामने रखा और धीरे से कहा, मां मैं बन गया। उधर सिकंदरपुर गांव में किसी को इस बात की खबर तक नहीं थी। जिस लड़के का मजाक उड़ाया गया था वह अब जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बन चुका था। समय चुपचाप अपना खेल खेल चुका था, क्योंकि विनोद की पहली पोस्टिंग वही हुई जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। प्रतापगढ़ जिला, वही मिट्टी, वही लोग, वही गलियां। लेकिन इस बार एक फर्क था। अब उसके नाम के आगे लिखा था जिला कलेक्टर विनोद शर्मा। जिस हाथ ने कभी फटे कपड़े सिले थे, आज वही हाथ सरकारी फाइलों पर फैसले लिख रहा था। जिस इंसान को कभी पंचायत में बोलने का अधिकार नहीं था, आज उसकी एक आवाज पर पूरा सिस्टम चल सकता था। पहले दिन जब विनोद कलेक्टर ऑफिस पहुंचा तो कोई दिखावा नहीं था। वह चुपचाप गाड़ी से उतरा, फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। बाहर अधिकारी खड़े थे, कर्मचारी खड़े थे, लेकिन विनोद के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शायद वह जानता था ये जीत दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद से किए गए वादे को निभाने के लिए थी। उस शाम उसने जिले की पहली रिपोर्ट मंगवाई, क्योंकि अब वह सिर्फ विनोद नहीं था, वह उन लाखों गरीब लोगों की उम्मीद था जिन्हें आज भी कोई सुनने वाला चाहिए। कलेक्टर ऑफिस की मेज पर फाइलों का ढेर लगा हुआ था। हर फाइल अपने अंदर किसी की समस्या, किसी की शिकायत और किसी की मजबूरी छुपाए बैठी थी। विनोद एक एक पन्ना ध्यान से पढ़ रहा था। अब वह सिर्फ एक अधिकारी नहीं था, वह जानता था कि हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। तभी एक फाइल पर उसकी नजर ठहर गई। शीर्षक लिखा था, नहर किनारे बने अवैध कब्जों पर तुरंत कार्रवाई आवश्यक। वह पन्ने पलटता गया और अचानक उसकी उंगलियां रुक गई। नाम था
सिकंदरपुर, उसका अपना गांव, वही मिट्टी, वही गलियां, वही पीपल का पेड़ जिसके नीचे कभी वह अपनी सिलाई मशीन लेकर बैठता था। एक पल के लिए वह फिर से वही 22 साल का लड़का बन गया जिसके पास सपने तो थे लेकिन पहचान नहीं। रिपोर्ट में साफ लिखा था, नहर किनारे बनी झोपड़ियों को हटाना जरूरी है। विनोद ने फाइल धीरे से बंद कर दी। वह कुर्सी से उठा, खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने शांत स्वर में कहा, कल सिकंदरपुर चलेंगे। उधर सिकंदरपुर में जिंदगी ने एक अलग ही करवट ले ली थी। वही मोनिका जिसे कभी अपनी पसंद पर पूरा भरोसा था, आज आईने में खुद को पहचान नहीं पाती थी। कभी उसने सोचा था कि पैसा, बड़ा घर और समाज में ऊंचा रुतबा यही असली खुशी है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्योंकि जिंदगी अक्सर हमें वही सिखाती है जिसे हम समझना नहीं चाहते। विनोद से अलग होने के कुछ महीनों बाद मोनिका ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़के का नाम था अजय सिंह। पहली नजर में अजय बिल्कुल वैसा ही था जैसा मोनिका ने हमेशा चाहा था। शहर में घर, अच्छा पहनावा, लोगों में पहचान। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। मोनिका ने सोचा, अब मेरी जिंदगी वैसी ही होगी जैसी मैंने चाही थी। लेकिन हर चमक सोना नहीं होती। धीरे धीरे अजय का असली चेहरा सामने आने लगा। वह शराब पीने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, कभी कभी हाथ भी उठा देता। मोनिका को समझ नहीं आता, क्या यही वह जिंदगी थी जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था? समय के साथ हालात और बिगड़ते गए। घर का सामान बिकने लगा, पहले गहने, फिर जमीन और आखिर में घर भी। एक रात अजय घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। ना कोई फोन, ना कोई खबर। अब मोनिका बिल्कुल अकेली थी। जब उसने अपने मायके का दरवाजा खटखटाया तो वहां भी उसे अपनापन नहीं मिला। आखिरकार मजबूरी ने उसे वहीं ला खड़ा किया जहां से वह भागना चाहती थी, सिकंदरपुर। लेकिन इस बार वह एक दुल्हन बनकर नहीं, बल्कि एक बेघर औरत बनकर लौटी थी। नहर के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी अब उसका घर थी। जहां कभी वह सम्मान के सपने देखती थी, वहां अब 2 वक्त की रोटी ही उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन गई थी। एक दिन अचानक गांव में खबर फैल गई, कलेक्टर साहब आने वाले हैं। ये सुनते ही पूरे गांव में बेचैनी फैल गई, खासकर उन लोगों में जिनकी झोपड़ियां नहर के किनारे बनी थीं। सबको डर था, अब बुलडोजर आएगा और सब खत्म हो जाएगा। मोनिका ने भी यह खबर सुनी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपनी झोपड़ी की दीवारों को देखा जो मुश्किल से खड़ी थी और खुद से पूछा, अगर यह भी छिन गया तो मैं कहां जाऊंगी? उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार अतीत उसके सामने आ खड़ा हुआ। विनोद का चेहरा, उसकी खामोशी, उसका धैर्य। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, अगर मैंने उसे नहीं छोड़ा होता तो क्या आज मेरी जिंदगी अलग होती? लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, वह तो सिर्फ एक टेलर था। अगली सुबह गांव की तरफ सरकारी गाड़ियों का काफिला बढ़ने लगा। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हर कोई सड़क के किनारे खड़ा था। सबकी नजर उस पहली गाड़ी पर थी। गाड़ी धीरे धीरे आकर रुकी। ड्राइवर बाहर निकला और पीछे का दरवाजा खोला। एक आदमी बाहर आया, सफेद सादी शर्ट, सीधा व्यक्तित्व और चेहरे पर वही शांत गंभीरता। लेकिन अब उसके साथ एक नई पहचान जुड़ चुकी थी। पूरा गांव देखते रह गया। मोनिका के हाथ से पानी का लोटा गिरकर जमीन पर बिखर गया। उसकी सांसें तेज हो गई क्योंकि वह चेहरा उसके लिए अनजान नहीं था। वह विनोद था, वही आदमी जिसे उसने कभी सबके सामने सिर्फ एक टेलर कहा था। फर्क सिर्फ इतना था, अब वह टेलर नहीं, जिला कलेक्टर विनोद शर्मा था। भीड़ में से किसी ने धीमे से फुसफुसाया, अरे ये तो वही है, टेलर वाला विनोद। यह आवाज हवा में तैरती हुई मोनिका के कानों तक पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वह अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी, लेकिन चाहकर भी कहीं छुप नहीं सकती थी। विनोद की नजर भी उस पर पड़ी, बस एक पल के लिए। ना कोई हैरानी, ना गुस्सा, ना ताना। फिर वह बिना रुके आगे बढ़ गया। सरकारी अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए। फाइलें खुलने लगी। सिपाही इधर उधर खड़े हो गए। थोड़ा दूर बुलडोजर भी तैयार खड़ा था, जैसे बस एक आदेश का इंतजार कर रहा हो। पूरा गांव अपनी सांसें रोके खड़ा था। ये सिर्फ झोपड़ियों का फैसला नहीं था, ये कई जिंदगियों का फैसला था। विनोद ने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। वही मिट्टी, वही लोग, वही जगह जहां कभी उसे सिर्फ एक टेलर कहा गया था। उसकी नजर नहर पर गई, फिर झोपड़ियों पर, और आखिर में उस झोपड़ी पर जाकर ठहर गई जहां मोनिका खड़ी थी। उसने अफसर के हाथ से फाइल ली, ध्यान से पढ़ने लगा।
उस पल मोनिका को लगा जैसे समय रुक गया है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आज वह मुझसे बदला लेगा? क्योंकि आज उसके सामने कोई कमजोर इंसान नहीं, बल्कि कानून की ताकत खड़ी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। विनोद एक झोपड़ी के पास खड़े बुजुर्ग के पास गया और पूछा, बाबा, यहां कब से रह रहे हैं आप? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में जवाब दिया, साहब, 20 साल से। विनोद ने पास खड़े एक बच्चे के सिर पर हाथ रखा। एक औरत की समस्या ध्यान से सुनी। वह सिर्फ एक अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह व्यवहार कर रहा था। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अफसरों को हमेशा आदेश देते देखा था, किसी का दर्द समझते नहीं। फिर विनोद की नजर मोनिका पर गई। इस बार वह रुका। मोनिका के कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, आवाज कांप रही थी। धीरे से उसने कहा, विनोद। ये वही नाम था जिसे उसने सालों से अपने अंदर दबा रखा था। विनोद चुप रहा। मोनिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पूरा गांव यह दृश्य देख रहा था। सबको लग रहा था अब विनोद कुछ कहेगा, शायद गुस्सा निकालेगा, शायद उसे उसके फैसले की सजा सुनाएगा। लेकिन विनोद ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ फाइल मंगवाई। वह कानून के नियमों को ध्यान से पढ़ने लगा। फिर दूसरी रिपोर्ट मंगवाई। अफसरों से कुछ सवाल पूछे। अफसर खुद हैरान थे, क्योंकि विनोद हर छोटी से छोटी बात की जांच कर रहा था। कुछ देर बाद उसने शांत स्वर में आदेश दिया, नहर की सीमा दोबारा नापी जाए। माप तोल शुरू हुई और फिर एक सच्चाई सामने आई। पुरानी रिपोर्ट में गलती थी। झोपड़ियां नहर की असली सीमा से थोड़ा बाहर थी। मतलब कानून के अनुसार उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। विनोद ने तुरंत आदेश दिया, कार्रवाई रोक दी जाए। बुलडोजर का इंजन बंद हो गया। लोगों के चेहरों पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। मोनिका वहीं खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, जिस इंसान को उसने कभी अपमानित किया था, आज उसी इंसान ने उसकी छत बचा ली। विनोद उसकी तरफ बढ़ा। इस बार उसने पहली बार उससे कुछ कहा, अगर मैं आज भी सिर्फ एक टेलर होता तो क्या तुम मुझे इंसान समझती? मोनिका के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच अक्सर बहुत देर से समझ आता है। विनोद ने और कुछ नहीं कहा। उसने फाइल बंद की, मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सरकारी काफिला धीरे धीरे गांव से निकल गया, लेकिन मोनिका वहीं खड़ी रह गई। आज पहली बार उसने समझा, गरीबी किसी इंसान की पहचान नहीं होती और अमीरी किसी इंसान की कीमत तय नहीं करती। जिसे उसने कभी सिर्फ एक टेलर समझा था, असल में वही सबसे बड़ा इंसान निकला। गांव पर उस दिन जो खामोशी उतरी थी, वह साधारण खामोशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी फुसफुसाकर चल रही हो। लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन हर आंगन, हर चबूतरे, हर रसोई में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, विनोद। अरे वही टेलर वाला? हाँ वही। अब कलेक्टर साहब, जिस लड़के को कभी पंचायत में खड़ा होने लायक नहीं समझा गया, वही आज जिले का सबसे बड़ा अफसर बनकर आया था और बिना एक शब्द कहे सबको आईना दिखाकर चला गया। लेकिन सबसे बड़ा तूफान गांव में नहीं, मोनिका के अंदर चल रहा था। वह अपनी झोपड़ी में दाखिल हुई और चुपचाप जमीन पर बैठ गई। पहली बार उसने खुद से सचमुच ईमानदारी से पूछा, क्या मैंने विनोद को इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती थी, या इसलिए क्योंकि वह अमीर नहीं था? यह सवाल आसान था, लेकिन उसका जवाब बहुत भारी। उसे समझ आ गया, वह इंसान से नहीं, उसकी हैसियत से प्यार करती थी, और जब हैसियत छोटी दिखी तो उसने रिश्ता ही छोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद सिकंदरपुर में एक नई खबर फैलने लगी। लोग आपस में बात कर रहे थे, कलेक्टर साहब ने गांव में एक स्कूल बनवाने का आदेश दिया है। यह सुनकर सब हैरान थे, और जब लोगों को पता चला कि उस स्कूल का नाम गीता देवी प्राथमिक विद्यालय होगा, तो कई आंखें नम हो गईं। ये वही गीता देवी थीं, एक गरीब माँ जिसने तंगी में भी अपने बेटे के सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। जहां कभी पीपल के पेड़ के नीचे एक टेलर बैठकर लोगों के फटे कपड़े सिलता था, आज वहीं बच्चों की हंसी गूंजने लगी। छोटे छोटे हाथों में किताबें थीं, स्लेट पर अक्षर लिखे जा रहे थे, और पहली बार सिकंदरपुर को लगा हालात बदले जा सकते हैं। विनोद फिर कभी गांव नहीं आया। उसे लौटकर कुछ साबित नहीं करना था, क्योंकि असली जीत वही होती है जिसमें आपको अपनी सफलता का शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मोनिका अक्सर दूर खड़ी होकर उस स्कूल को देखती थी। जब बच्चों की हंसी उसके कानों तक पहुंचती तो उसकी आंखें भर आती। वह सोचती, अगर मैंने उस दिन उसका साथ नहीं छोड़ा होता तो क्या आज मेरी जिंदगी अलग होती?
शायद वह भी उस स्कूल के उद्घाटन में उसके साथ खड़ी होती। शायद लोग उसे कलेक्टर साहब की पत्नी कहकर सम्मान देते। समय बीतता गया। मोनिका उसी झोपड़ी में रही। अब उसने शिकायत करना छोड़ दिया था, उम्मीद करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसे अपनी सजा मिल चुकी थी। हर दिन उस इंसान की सफलता को दूर से देखना जिसे उसने कभी अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, और हर रात अपने ही फैसले की सच्चाई के साथ जीना। उधर विनोद अपनी जिम्मेदारियों में लगा रहा, लेकिन एक फर्क था, वह कभी अपने अतीत को नहीं भूला। वह जानता था गरीबी क्या होती है, अपमान क्या होता है, अकेलापन क्या होता है, और शायद यही वजह थी कि वह एक अलग तरह का अधिकारी बना। वह लोगों पर हुक्म नहीं चलाता था, बल्कि उनकी मदद करता था। आज भी सिकंदरपुर के लोग ये कहानी सुनाते हैं, एक टेलर की कहानी, एक टूटे हुए रिश्ते की कहानी, और एक ऐसी कामयाबी की कहानी जिसने बिना बदला लिए सबको जवाब दे दिया। और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? ये कि किसी इंसान की कीमत उसके आज के हालात से नहीं, उसके इरादों से तय होती है। आज जो इंसान कमजोर दिखता है, कल वही सबसे मजबूत बन सकता है। आज जो संघर्ष कर रहा है, कल वही इतिहास लिख सकता है।